Hello everyone, good morning to all and welcome to my channel Sagar Daily Classes. Today I am going to discussing the topic about inductors. Inductors के बारे में मैं पिछले क्लास में बताया था और उसके कुछ की ऑफ पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके होल नेटवर्क्स में नॉट ओनली नेटवर्क्स बल्कि आप जैसे एम्पलीफायर पढ़ेंगे या सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो सभी जगह ये जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं इंडक्टर्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता करके और जस्ट मैं आगे मतलब नेक्स्ट जो होगा वो टॉपिक स्टार्ट करने जाऊंगा जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट है व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यदि देखने के बाद आपको समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। यहां से सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होगा कि अंडर फर्स्ट कंडीशन में कहेंगे अंडर अ स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सप्लाई इन द सर्किट inductor behave as a कैसा करेगा ये, तो आपका होगा आपका शॉर्ट सर्किट। ये आपका होगा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अर्थात हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंडर अ स्टडी स्टेट कंडीशंस, अंडर अ स्टडी स्टेट कंडीशंस का अर्थ समझ रहे हैं कि t टेंड्स टू 0 कि t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो t टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब टाइम जो होगा वो आपका इनफाइनाइट चला जाएगा। तो t टेंड्स टू इंफिनिटी में कहता है कि जब डीसी सप्लाई करेंगे किसमें, इन द सर्किट में या नेटवर्क में, आप सर्किट भी कर सकते हो या यहां नेटवर्क कहेंगे तो यहां पर सर्किट या नेटवर्क में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। यहां से आप देखिए V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू डी आई अपॉन क्या होता है dt। अब यहां पर क्या होगा कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, तो ये आपका हो गया यहां से I और वर्सेस ये आपका I है, दिस इज योर I, ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो गया, दिस इज योर आपका हो गया T, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि I वर्सेस हम लोग क्या करेंगे कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे I वर्सेस T तो यहां से क्या होगा कि I और T के बीच में di अपॉन dt है तो इसमें आपका I का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। I इक्वल्स टू क्या हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यहां जैसे ही कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, तो यहां से आप एक्चुअली यहां I इक्वल्स टू क्या आपका है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो v इक्वल्स टू क्या होगा l इंटू इसमें हम लोग रखेंगे तो d बाई क्या होगा dt, यहां क्या हो गया आपका कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो v का वैल्यू 0 आने का अर्थ समझ गए आप लोग कि ये कैसा सर्किट बिहेव करेगा, तो ये जो सर्किट होगा आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये इंडक्टर्स है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से डीसी वोल्टेज, यहां पर क्या हो गया डीसी वोल्टेज सप्लाई कर देते डीएस, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा एल, तो इसको जब हम लोग यहां पर क्या होगा स्टडी स्टेट मतलब टी टेंड्स टू क्या होगा, जैसे ही इंफिनिटी होगा तो इसका एक नया सर्किट बन करके आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, ये आपका होगा शॉर्ट सर्किट लाइक दिस, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज योर क्या हो गया वीएस प्लस माइनस, और यहां से क्या हो गया आपका ये एससी हो गया, मतलब यहां पर आपका हो गया आईएससी या यहां पर आईएल कहिए, और एल जो होगा वो क्या होगा शॉर्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर कहता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन क्या हो गया करंट। इंडक्टर्स जो होता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इंडक्टर does not allow sudden
change, sudden change, change the value of current। अर्थात क्या होगा कि ये आपका इंडक्टर जो होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। अर्थात जब नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि V इक्वल्स टू एल इंटू डी आई अपॉन क्या हो गया डी टी। सडन चेंज का मतलब क्या हो गया कि हम लोग I का वैल्यू अचानक बढ़ा सकते हैं, तो I का वैल्यू अचानक इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? वजह क्या है? क्योंकि I का वैल्यू अचानक बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि V का वैल्यू यहां पर क्या होगा, T का वैल्यू क्या होना चाहिए, T टेंड्स टू 0 होना चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो होता है इसका फिक्स होता है। तो सडन चेंज वोल्टेज का अर्थ क्या हो गया कि यहां पर इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्या हो गया करंट। करंट के वैल्यू को नहीं चेंज होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इसका वजह ये है कि V इक्वल्स टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी होता है, और सडन चेंज जैसे ही करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि dt इक्वल्स टू क्या होगा, दैट मीन्स dt इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब जैसे ही 0 हम लोग करेंगे तो I का वैल्यू क्या होगा, यहां पर 1/0 बराबर क्या होगा इंफिनिटी। तो ये असंभव है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सडन चेंज नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर फॉर इंडक्टर इट्स टाइम कांस्टेंट क्या होगा, I इक्वल्स टू टाइम t बराबर क्या होगा GL। GL मतलब होगा L अपॉन R। तो यहां पर क्या होगा, इसका फाइनाइट वैल्यू ऑफ L और क्या होता है R होता है। तो यहां पर कहता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना। इसका मतलब सडन चेंज ऑफ करंट का अर्थ ये हुआ कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सम क्या होगा इंटरनल, इसका सडन चेंज नहीं होने की वजह क्या होगा कि इसके सब इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं और उससे वजह से इसकी क्या होगी फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होगी। ये क्या होगा आपका फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहां पर जब फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सडन चेंज नहीं होते हैं, होने देते हैं। सेकेंड चेंज क्या होगा कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज ड्यू टू बिकॉज इट्स टाइम कांस्टेंट इज क्या होगा फाइनाइट। इसका वैल्यू क्या होता है फाइनाइट होता है, ठीक है ना। यहां पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 जो होगा प्रैक्टिकल, जैसे t बराबर टाइम कांस्टेंट 0, प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, या तो क्या होगा ये नॉट प्रैक्टिकल में या पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू इसमें क्या होगा फाइनाइट होने की वजह से ये जो होता है वो सडन टाइम कांस्टेंट को क्या करता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन क्या हो गया वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अगला आपने देखा इंस्टेंटेनियस, यहां पर आप देखे होंगे कि एवरेज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट तो और इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर मस्ट बी क्या हो गया 0। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत आता है कि एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर मस्ट बी क्या होता है 0। मतलब यहां हम लोग पावर एवरेज निकालेंगे PAV, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि P एवरेज इक्वल टू क्या होता है इसका वैल्यू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर मस्ट बी क्या होता है 0 होता है, क्लियर। यहां से हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन यही इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बताए थे, P इक्वल टू बताए थे V इंटू आई, और यहाँ V बराबर क्या होगा, तो V इक्वल टू आप लोग जानते हैं V इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन क्या जानते हैं dt। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं L इंटू डी आई अपॉन dt, और इंटू क्या हो गया I, ठीक है ना। ये पावर हो गया, तो ये जो पावर होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस, OUS, ठीक है ना, OUS पावर, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर हमेशा क्या होता है, इसका 0 होता है, परंतु इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है L × di/dt × I होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी जो है वो जैसे हम लोग इंडक्टर्स पढ़े हैं वैसे ही आपका कैपेसिटर भी जो है वो काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हर जगह सर्किट में जो है एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और जब हम लोग अगले जब ये खत्म हो जाएगा नेटवर्क थ्योरी, तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस देखिएगा कि हर सर्किट में इसका एप्लीकेशंस आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर हो गया, चाहे यहां पर हम लोग कहें क्या कि इंडक्टर्स इज ए एलिमेंट व्हिच इज आइसोलेट, क्या होगा, एसी कंपोनेंट व्हाइल यू आर अप्लाइंग ए डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई करते हैं तो एसी को क्या करता है, वो सप्रेस कर देता है, हटा देता है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग अगला पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर्स क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कैपेसिटर्स आप लोग देखे होंगे घर में भी आपका, जैसे आप देखते हो कि फैन जो होता है ना, जिसके स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। तो कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या हो गया, कंडेंसर, ठीक है ना। कैपेसिटर्स क्या होता है, तो कहता है कि कैपेसिटर इज ए एलिमेंट which can store energy in the form of electric field, या इसको हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर इज एन एलिमेंट which can store, क्या हो गया, चार्ज। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज एन एलिमेंट which can store energy in the form of क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स में हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहता है इट इज एन एलिमेंट which store चार्ज। ये क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर कर रहता है। अब यहां से लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर कहेंगे कि कैपेसिटर इज एन एलिमेंट व्हिच कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां कहेंगे अदर वर्ड्स कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स है। मतलब यहां क्या करता है, व्हिच स्टोर चार्ज, ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर किए रह रहा है। यहां से अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस में आप लोग पढ़े हैं, तो प्रैक्टिकलिस्ट क्या होगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। जैसे ही हम लोग इसको रिमूव करेंगे, जैसे ही रिमूव करते हैं तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो हियर C इज कॉल्ड, यहां पर क्या होगा, देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं कि कैपेसिटर्स कैसा एलिमेंट्स है, इधर एक्टिव और पैसिव। तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, कैपेसिटर इज ए पैसिव एलिमेंट, क्या आपका है, पैसिव एलिमेंट्स। यहां पर क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ Q बराबर क्या हो गया, CV। यहां से तो क्या कहेंगे, तो Q इक्वल्स टू आपका होगा, क्या आएगा बताइए, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा, आप देखिए सॉरी, यहां से हमको C फाइंड करने हैं, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा, V। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसका यूनिट क्या होता है, फैराड, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैराड। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, फैराड। तो कैपेसिटर्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज स्टोर पर यूनिट क्या हो गया, पोटेंशियल ना, इज कॉल्ड क्या होगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स को इस रिफ्रेम में कहेंगे, तो इट इज ए रेशियो ऑफ चार्ज टू द क्या हो गया, वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ दैट क्या हो गया, कंडक्टर्स। यहां पर क्या होगा कि जो आपका कंडक्टर्स होगा, यहाँ हम लोग क्या इंडक्टर्स, इसमें हम लोग कहेंगे, तो कैपेसिटर्स क्या करेगा, तो C इक्वल्स टू Q बाई V। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब दो प्लेट लेते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लेट आपका है, इसमें आपका माइनस 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 है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दोनों प्लेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसमें क्या होगा कि हम लोग इसको जोड़ दिए हैं प्लस के साथ, इसको जोड़ दिए माइनस के साथ, दैट इज फॉर कैपेसिटर।
तो कैपेसिटेंस में क्या होगा कि आपके पास दो प्लेट है लाइक दिस, ऐसे हम लोग कर देते हैं। अब इसको भी आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि इसमें यहां से क्या होगा कि यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है। तो यहां से C इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन क्या हो गया, V। क्लियर हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि कैपेसिटर जब समझ गए तो कैपेसिटेंस जो होगा यहां से अभी अभी आप लोग निकाले हैं Q इक्वल टू C अपॉन V। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया T। तो यहां पर से क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dq अपॉन क्या हो गया dt इक्वल टू क्या हो गया C, और यहां से क्या हो गया dv अपॉन dt। तो यहां से I बराबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, dq अपॉन dt को क्या कहते हैं I। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया C इंटू dv अपॉन dt। यहां से क्या होगा, दिस इज आल्सो ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया हियर C हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर क्या होगा इट इज ओम्स लॉ मतलब अनदर फॉर्म। यहां पर क्या हो गया, ये ओम्स लॉ के साथ जब C जो होगा वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, क्या होता है कि दोज एलिमेंट व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या हम लोग C बराबर कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये क्या आपका हो गया लीनियर्स। तो यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ लिए I बराबर C इंटू dv अपॉन dt। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि dv बराबर क्या निकाल सकते हैं, इसको अगर भेज दीजिए तो I इंटू क्या होगा dt और इंटू क्या होगा C। यहां से हम लोग क्या करेंगे, dv निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो I अपॉन C और इंटू क्या हो गया dt। यहां से v इक्वल टू कर सकते हैं 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू क्या हो गया dt। मान लेते हैं कि आपका माइनस इंफिनिटी से हम लोग t तक कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया कि एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया आपका वोल्टेज। यहां पर हम लोग C कहेंगे तो ये आपका क्या हो गया ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म हो गया। ओम्स लॉ का हम लोग क्या कहेंगे अनदर फॉर्म। तो कैपेसिटर आप समझ गए कि कैपेसिटेंस बेसिकली जो होता है I इक्वल टू C इंटू dv अपॉन dt होता है, या Q इक्वल टू C इंटू V होता है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि कैपेसिटेंस जब समझ चुके हैं तो अब हम लोग कैपेसिटेंस को दो भाग में बांटे हैं। जब आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे थे तो एक्टिव पैसिव बांटे थे। पैसिव को हम लोग फर्दर तीन भाग में बांटे थे, RLC। याद आप लोग कीजिए RLC। तो R जो था वो फर्दर आपका लीनियर नॉन लीनियर था, L भी लीनियर नॉन लीनियर था। तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, तो लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहां से क्या हो गया कि लीनियर कैपेसिटर, लीनियर कैपेसिटर किसको कहेंगे, तो कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, देन फ्रॉम क्या हो गया। तो यहां पर देखिए अभी अभी आप लोगों ने निकाला है, देखिए यहां पर से क्या हो गया Q बराबर CV। तो यहां से C बराबर क्या हो गया Q बाई V। तो कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किससे होगा वोल्टेज से। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो गया वोल्टेज इज कॉल्ड क्या हो गया लीनियर कैपेसिटेंस। ये आपका क्या हो गया लीनियर कैपेसिटर्स, या लीनियर कैपेसिटेंस कहेंगे या लीनियर इसको कैपेसिटर्स कहेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आप लोग समझ गए लीनियर कैपेसिटेंस किसको कहेंगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वोल्टेज इज कॉल्ड क्या हो गया लीनियर कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहां से देखिए लीनियर कैपेसिटेंस की खासियत क्या होगी, तो जैसे यहां से इसका मतलब क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, तो C इक्वल टू आप क्या देख रहे हो Q अपॉन V, या हम लोग I इक्वल टू अभी भी पढ़ रहे हैं C इंटू dv अपॉन dt। यहां से हम लोग क्या करेंगे C और यहां से निकालेंगे, तो C इक्वल टू क्या होगा I अपॉन क्या होगा बताइए dv अपॉन क्या हो गया dt। अर्थात लीनियर कैपेसिटर्स का ग्राफ हम V वर्सेस I के बीच में ड्रॉ करेंगे। किसके बीच में करेंगे, तो दिस इज योर Q और दिस इज योर क्या हो गया V। तो whenever you plot graph between Q and V, then its graph will look like this। इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्लोप जो है, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया
कांस्टेंट है। तो जिस एलिमेंट्स का Q बाई V का ग्राफ यदि फिक्स्ड होता हो तो वैसे जो कैपेसिटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर कैपेसिटर। क्लियर हो गया? यहां से हम लोग क्या कहेंगे, इसी तरह से Q वर्सेस V है, इसमें आप लोग V दिखाए हैं, इसमें Q, अर्थात हम लोग इसको सपोज ऐसे समझिए कि ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं 2 है तो ये भी क्या हो गया 2 हो गया, ये आप मान लेते हो कि 3 है तो ये भी क्या हो गया 3। अब स्लोप निकालेंगे, थीटा निकालिएगा तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से यहां तक इसका मान लेते हैं कि सपोज यहां से यहां तक आपका क्या हो गया Q, ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं dq, और इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं dv, तो dq बाई dv बराबर क्या होगा ये आपका m। अब यही m का वैल्यू क्या होगा c कहलाएगा। c मतलब क्या होगा कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लीनियर के लिए। इसी तरह से यहां पर क्या हो गया कि नॉन लीनियर क्या हो गया, नॉन लीनियर किसको कहेंगे, तो नॉन लीनियर कैपेसिटर्स का डेफिनेशन कहलाएगा, नॉन लीनियर क्या कहलाएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन क्या होगा वोल्टेज, इस पर किस पर डिपेंड करेगा, आपका वोल्टेज पर करेगा, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ये नॉन लीनियर कैपेसिटर्स। ये आधा क्या हो गया नॉन लीनियर कैपेसिटर्स कहलाएगा। अब इसका आप अर्थात जब C बराबर Q बाई क्या हो गया V, जब इसको आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इसमें देखिए, जैसे इसमें हम ग्राफ खींच रहे हैं, इसी में देखिए इस जो पिछला वाला फिगर था उसी में इसको कर लीजिएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये आपका क्या हो गया I, अब यहां से आपका क्या हो गया dv अपॉन dt, इधर में आपको ऐसे दिखा रहे हैं, इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया फिक्स्ड है, मतलब यहां भी क्या हो गया आपका स्लोप फिक्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे स्लोप फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब आपका कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया लीनियर क्या हो गया कैपेसिटर, ठीक है ना। लेकिन जब नॉन लीनियर का बात आए तो इसमें आता है वैरेक्टर डायोड। क्या आएगा आपका एग्जांपल्स में हम लोग लिखेंगे इसका वैरेक्टर डायोड। एग्जांपल्स क्या होगा, वेरी कैप डायोड, या इसी को बोलते हैं वैरेक्टर डायोड, POR है, ठीक है ना, वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड की खाई दोनों एक ही चीज है, इसको ये कहिए या ये कहिए, एक ही चीज का दो नाम है। वेरी कैप मतलब हो गया वेरिएबल कैपेसिटर्स, ठीक है ना, वेरी कैप डायोड या इसी को बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड का अर्थ क्या होगा कि वैसे डायोड जिसमें कैपेसिटर्स का वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ क्या हो गया वोल्टेज। अर्थात क्या होगा कि इसमें आप देखिएगा कि कैपेसिटर्स जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है v टू द पावर -n। यहां से C इस यहां पर क्या होगा कि जंक्शंस कैपेसिटर, यहां पर J कहिए, यहां हम लोग जंक्शंस कहेंगे, तो C जंक्शंस कैपेसिटर, ये तो कैपेसिटर है, ये कैसा आपका हो गया ये नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना CJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा v की पावर n। यहां से आप क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n बराबर 2 ले लीजिएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको एक यहां पर दो बातें होती है, जब हम लोग n का वैल्यू हाफ रखते हैं तो CJ बराबर क्या होगा, तो CJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा v के पावर हाफ, अर्थात CJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/√अंडर v के पावर 1/v, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ r मतलब रिवर्स, r मतलब रिवर्स। तो यहां देख रहे हैं ना, जब n बराबर हाफ लेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर। यहां पर क्या कहेंगे कि जब n का वैल्यू जैसे ही हाफ लेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में जो आता है इसको बोलते हैं एब्रप्ट जंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, एब्रप्ट जंक्शंस, ठीक है ना, या इसको हम लोग एब्रप्ट जंक्शंस या एब्रप्ट कैपेसिटर्स बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं CJ, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि n बराबर क्या रख लेते हैं 2, तो यहां से CJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा v के पावर -2। इसको बोलते हैं हाइपर
PR एब्रप्ट जंक्शन, इसको क्या कहेंगे? हाइपर एब्रप्ट जंक्शन, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे? इसको हाइपर एब्रप्ट जंक्शन कहेंगे। लेकिन जब n का वैल्यू, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, n बराबर 1 भी रखिएगा तो इसको बोलते हैं लोग लीनियर ग्रेड, ठीक है, जंक्शंस। तो यहां देखें ना, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है कि जंक्शंस कैपेसिटर्स जो हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि वैसे कैपेसिटर्स जिसमें कैपेसिटर्स का वैल्यू वोल्टेज के चेंज होने से चेंज होता हो, तब वैसे जो कैपेसिटर्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉन लीनियर कैपेसिटर्स। जैसे एग्जांपल हो गया आपका वैरेक्टर्स डायोड, ठीक है। वैरेक्टर्स डायोड का हम लोग अलग अलग देखते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है n पर। n इज नथिंग बट n इज द पैरामीटर्स वी यू कैन आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ ए जंक्शंस आर प्रेजेंट। जैसे हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि n बराबर हाफ रख दिए, तो हाफ रख दिए तो इसका नाम है एब्रप्ट जंक्शंस। जब हम लोग n बराबर 2 रख दिए तो इसको बोलते हैं हाइपर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर एब्रप्ट जंक्शंस। और n का वैल्यू जब 1/3 रख दिए तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्रेडेड। इस लीनियर ग्रेडेड में Cz का वैल्यू क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Cz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? तो VR की पावर क्या होगा? -1/3। ये यहां से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और यहां पर ये, ठीक है। तो ये जो होता है वो काफी पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, पढ़े कि कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटर्स का कंक्लूजन्स करेंगे। जैसे हम लोग इंडक्टर्स में देखे थे उसी तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन्स देखेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि कंक्लूजन में यहां लोग कहेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करता हूं। जैसे यहां आप लोग ध्यान दीजिए, याद आई, जैसे आप क्या किए थे कि इंडक्टर के केस में हम लोग पावर एनर्जी निकाले थे, पावर निकाले थे, तो उसी तरह से यहां भी तो एनर्जी होगी ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? निकालना होगा। तो पावर इसमें हम लोग जानते हैं, अगला जो पॉइंट रहेगा क्या होगा कि पावर डेसिपेशंस, ठीक है ना। यहां हम लोग कहेंगे पावर डेसिपेशंस, क्या बोलते हैं इसको? पावर डेसिपेशंस, ठीक है ना। तो पावर डेसिपेशंस इन कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर होना चाहिए? तो यहां आइडियल, क्या कहेंगे इसको? आइडियल कैपेसिटर ना, मस्ट बी क्या होगा? 0। पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा कि पावर डिसिपेटेड, ठीक है ना, पावर डिसिपेटेड इन आइडियल कैपेसिटर्स जो होगा वो मस्ट बी क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड में हम लोग कहेंगे कि पावर हम लोग जब निकाल लिए तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो पावर डिसिपेटेड इन आइडियल कैपेसिटर मस्ट बी 0। व्हाई? बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। एवरेज पावर क्या होगा? तो एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ कैसा होगा? कैपेसिटर, ठीक है ना, मस्ट भी क्या होगा? 0। कोई बता सकते हैं 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होता है, जैसे करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो फाई = क्या होगा? 0। मतलब यहां पर फाई बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक पावर का फॉर्मूला और होता है P बराबर V इंटू I इंटू cos 90 डिग्री, cos थीटा। थीटा की जगह पर हम लोग जैसे ही फाई कहिए, फाई की जगह पर जैसे ही देखिए VI इंटू cos फाई लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है cos फाई। अब यहां फाई की जगह पर जैसे बैठाएंगे तो V इंटू I इंटू क्या हो गया आपका? cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। यही वजह है कि पिछले में इंडक्टर से भी बताया था कि एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर मस्ट बी 0। व्हाई? बिकॉज दोनों के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे। यहां से तीसरा पॉइंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाह रहे हैं।
इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालिएगा? तो आप बताइए कि पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। अभी अभी आप लोग देखिए पिछले में पहले बताया था इंडक्टर्स में, तो V की जगह पर क्या लिया था उसमें याद है? V इंटू L इंटू डी आई पर dt। लेकिन यहां पर क्या होगा कि I इक्वल टू क्या होगा? C इंटू डी वी अपॉन dt। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? V इंटू सी इंटू क्या होगा? dv अपॉन dt। ठीक है ना? C यहां से क्या होगा कि यहां पर क्या होगा? C इंटू v इंटू dv अपॉन क्या होगा? dt। इस पावर को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है इसको? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है ना? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या होगा? C इंटू v इंटू dv अपॉन dt। हमें इसमें एनर्जी, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया था कि इंडक्टर्स जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? तो आपका देखिए इंडक्टर्स में बताए थे कि इंडक्टर जो होता है वह एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर है तो यहाँ भी एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है ना? और एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होने की वजह से ही इंडक्टर और कैपेसिटर को डायनेमिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं चौथा पॉइंट क्या होगा कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर क्या होगा? तो एनर्जी का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, या डब्ल्यू उसको कहते हैं, डब्ल्यू या एनर्जी कहिए। एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? पी और इंटू क्या होता है? dt होता है। P इंटू dt। यहां से देखिए इंटीग्रेशन c की जगह पे क्या हो गया? C इंटू v इंटू dv बाई dt और इंटू dt। देखिए dt कैंसिल हो गया। इसको कह सकते हैं CV। देखिए v और v है तो v का क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है ना? यहां से हम लोग क्या कहेंगे? तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। थोड़ा सा गौर कीजिए, ये तो आपका हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने वाली बात है। 1/2 यहाँ CV इंटू v लिखेंगे तो CV को हम लोग क्या कहते हैं? Q। तो इसको कह सकते हैं 1/q इंटू v। तो दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोरिंग इन द कैपेसिटर। यहां से हम लोग देखिए, यहां से हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर, आप देखिए यहां से देखिए Q बराबर क्या होगा? CV। तो यहां से हम लोग यहां से V बराबर क्या हो सकता है? थोड़ा सा बता सकते हैं Q बाई C। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 1/2 क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन C। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोरिंग इन द एलिमेंट। यहां पर क्या होगा? एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है ना? यहां पर क्या होगा? एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। और एनर्जी जो होता है यहाँ स्टोर होता है वो किस फील्ड में होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है ना? अब यहां पर कहेंगे, अगला एक पॉइंट बनाता हूं। ड्यू टू, अगला जो पॉइंट बनाएंगे, ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग property of capacitor and inductor, दोनों के लिए कह रहा हूं। इंडक्टर्स कहता है ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द इंडक्टर्स। ये प्रॉपर्टी ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द कहिए इन द कैपेसिटर्स एंड क्या होगा? इंडक्टर्स। inductors and capacitors, या inductors and capacitor is called dynamic element। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? डायनेमिक। ठीक है ना? डायनेमिक्स एलिमेंट्स,
डायनेमिक एलिमेंट्स। इन डायनेमिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा कि जिसमें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी हो, जिसमें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होगा उसको बोलेंगे हम लोग डायनेमिक एलिमेंट्स। या डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा कि जिसमें कैपेसिटी होगा किसका, एनर्जी स्टोरिंग का। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक्स एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहां पर आप जैसे वहां देखेंगे ना, यहां से क्या होगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबाउट कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या होगा, तो कहता है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस फॉर डीसी सप्लाई। क्या करेंगे हम लोग, डीसी जब सप्लाई देंगे, मतलब कहता है कि अंडर स्टडी स्टेट कंडीशंस, जैसे ही अंडर का स्टडी स्टेट कंडीशंस आएगा तो टी टेंस टू क्या हो जाएंगे, इंफिनिटी। मतलब यहां से आप ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं कि टी टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो कहता है कि अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन ना डीसी सप्लाई कैपेसिटर बिहेव्स एज ए, क्या हो गया, ओपन सर्किट। यहां पर क्या हो गया, से या CYT, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कौन, तो यहां पर होगा आपका कैपेसिटर्स। लेकिन जब इंडक्टर्स की बात करते थे तो वह कैसा करता था, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसे, तो यहां से देखिए I इक्वल टू क्या होगा, C इंटू dV अपॉन dt होता है। जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ किसके बीच में, तो V वर्सेस T के बीच में, दिस इज योर T, यहां से क्या हो गया V। तो जब हम लोग इस दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका यहां से देख रहे हैं ना, V इक्वल टू क्या हो गया आपका, कांस्टेंट है। तो V का वैल्यू जैसे ही कांस्टेंट है तो V इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट होगा तो I इक्वल टू क्या हो गया, C dV बाई dt। यहां पर क्या हो गया आपका कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट का डीसी तो सब लोग जानते होंगे, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो I का वैल्यू जिस एलिमेंट्स में 0 होता है तो इसको हम लोग कैसा बिहेव देखते हैं, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जैसे यहां पर आप मान लो कि दिस इज योर कैपेसिटर्स है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, लाइक प्लस माइनस V। यहां से हम लोग जैसे दे रहे हैं, दिस इज योर कैपेसिटर, T टेस्ट यहां पर क्या होगा, T टेस्ट टू इंफिनिटी पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस, ये प्लस और माइनस। और यहां से क्या होगा कि ये ऐसा, इस दिन के ना ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लाइक दिस। ये आपका क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया कि प्रीवियस था जब पहले, और आफ्टर टी टेस्ट टू इंफिनिटी मतलब एट, ये क्या हो गया, एट अ स्टडी स्टेट में हो गया, ठीक है ना। तो स्टडी स्टेट कंडीशंस में कैपेसिटेंस जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वाइल इंडक्टर्स जो होता है वो T टेंड्स टू इंफिनिटी पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। बिकॉज यहां आपका क्या है, ओपन है, तो ये जो वोल्टेज होगा वही इसका क्या होगा, सोर्स वोल्टेज होगा। V है तो V होगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी क्या करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। किसको, तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अप्लाई नहीं होने देता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर, सेकंड पॉइंट, कैपेसिटर does not allow sudden change of, क्या हो गया यहां से बताइए, वोल्टेज। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वो वजह बता सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे सडन चेंज करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू dV बाई dt। जैसे हम लोग सडन चेंज करेंगे तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, T टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। T टेंड्स टू इंफिनिटी, सडन चेंज होने पर थोड़ा सा चेंज किए और अचानक वैल्यू इसका क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो कहता है कि T टेंड्स टू 0 पर I टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है,
practically it is not possible. Practically it is not possible. Why? Because practically it is not possible because na capacitor have some टाइम कांस्टेंट। ये आपका क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट होता है इसका। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? तो t बराबर होता है r इंटू सी। मतलब r का वैल्यू भी क्या होता है? फिक्स होता है। c का वैल्यू क्या होता है? कुछ न कुछ वैल्यू होते हैं। तो कुछ वैल्यू होने की वजह से टाइम कांस्टेंट, चूंकि इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि कैपेसिटर जो होता है वो सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो सडन चेंज को कैपेसिटर जो होता है वो सडन चेंज का मतलब वोल्टेज को ही अलाउ नहीं करता है। इंडक्टर किसको करता है? तो सडन चेंज ऑफ करंट को, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका वैल्यू जो होता है इसका फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? अब यहां से इस क्लास को मैं अभी स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट डे, चूंकि आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो मैं आपको एलिमेंट्स को दो भाग में बांटे थे। बाएं तरफ में हम एक्टिव, बाएं तरफ क्या बांटते हैं? पैसिव। तो पैसिव में हम लोग चार कितने किए थे? 3, आर, एल और सी। आर के बारे में आप लोगों को बता दिया, एल के बारे में बता दिया, सी के बारे में बता दिया, और सी कितने टाइप्स के होते हैं, आर कितने टाइप्स के होते हैं, एल कितने टाइप्स के होते हैं, मैं क्लैरिफाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दाएं तरफ आए थे तो था एक्टिव। एक्टिव को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, ठीक है ना? एक होता है आइडियल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। तो एक होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स। तो अगले दिन जो है हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ने के बाद आपको बढ़िया से समझ में आया, तो आप सब्सक्राइब करो और दूसरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कि जिससे दूसरे को भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो। ठीक है? धन्यवाद।